नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 3 में साम्राज्य के आरंभिक काल, रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल में जहाँ तक हमने अध्ययन किया था उससे आगे अध्ययन है वो करते हैं। तो देखिए, प्रथम सम्राट रोम के ऑगस्टस ने, जो सर्वशक्ति संपन्न था, उसने सेनेट का संस्था को अस्तित्व में लाया और सेनेट के अंदर उस समय में कुलीन व अभिजात वर्ग के लोगों को ही, अर्थात धनी लोगों को ही मौका मिलता था, शामिल किया जाता था। और रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी तथा लैटिन में ज़्यादातर लिखी मिलती हैं, इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी। और इनसे भी स्पष्ट होता है कि सम्राट की जो समय में परख है वो इस बात से की जाती थी कि सेनेट के प्रति किस तरह का वह व्यवहार रखते हैं, उससे उसकी परख है वो होती थी। सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे, और सेनेट के प्रति जो मित्रतापूर्ण व्यवहार करते थे वो अच्छे सम्राट की श्रेणी में माने जाते थे। फिर देख सकते हैं कि उनको शक की नज़र से देखते थे, फिर उनके साथ क्रूरता व हिंसा भी करते थे। कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, किंतु अधिकतर सेनेटरों को यह एहसास जरूर हो गया था कि यह असंभव था। सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्थाएं वो कौन थी? सेना। अर्थात इसके बाद साम्राज्य की तीसरी शक्ति है और कौन थी? सेना थी। फारस के साम्राज्य में तो बलात् भर्ती वाली सेना थी, लेकिन रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी और जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। एक वेतनभोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय था। उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी और सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लगातार आंदोलन भी करते रहे। अर्थात रोमन साम्राज्य के पास में जो एक विशाल सेना थी, वह विशाल सेना भी कई बार रोमन सम्राट के प्रति जो आंदोलन भी करती थी। यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो यह आंदोलन प्रायः सैनिक विद्रोहों का रूप ले लेता था। यानी सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराशा महसूस करते थे तो यह आंदोलन है वो प्रायः सैनिक विद्रोहों का रूप ले लेते थे। और यह भी ध्यान रहे कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। अर्थात रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई थी वह उस समय के उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे, सेनेट के प्रति विश्वास है वो रखते थे। अर्थात सेनेट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई थी। सेनेट में अभिजात वर्ग व कुलीन वर्ग के लोगों को ही मौका मिलता था। सेनेट के अंदर जो सदस्य होते थे वे अधिकतर उच्च वर्ग से ही होते थे, धनवान लोग होते थे और किसी भी राजा की सफलता या उसकी असफलता इस सेनेट के सदस्यों पर निर्भर थी। अगर वो सेनेट के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते तो उनकी अयोग्यता मानी जाती, और अगर वे
सेनेट के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार करते तो उन्हें श्रेष्ठ शासक भी मानते थे। और इसके अलावा जैसा अपन ने पढ़ा कि इनके पास एक विशाल सेना भी थी। सेना को वेतन नकद में भी देने का रिवाज था, लेकिन सेना के विद्रोह आम तौर पर है वो महसूस होते थे। तो देखिए उस समय में रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई थी वह इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी, जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। अर्थात ऐसे इतिहासकार जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे, उनके द्वारा उस समय में सेना की तस्वीर या उनके बारे में वो लिखा था। सेनेट सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी, क्योंकि वह प्रायः अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत, अर्थात जो रोम की सेनेट थी उसकी सेना से कोई हमदर्दी नहीं थी, सेना से जुड़ाव नहीं था। वह सेना से हमेशा अलग रहने की कोशिशें वो करते थे। इस कारण से उससे कोई जुड़ाव देखने को है वो नहीं मिलता था। फिर देखिए वह प्रायः अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी। विशेष रूप से तीसरी शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चे को पूरा करने के लिए भारी कर लगाने पड़ते थे। तो ये बताते हैं कि विशेष तौर से जो इस हिंसा का रूप उस समय में देखने को मिलता था, जिस समय सरकार को अपने महंगे खर्च व अपने आलीशान जीवन के लिए सुख सुविधाएं जुटाने के लिए धन की जरूरत होती थी, और धन प्राप्त करने के लिए जब वे कर लगाते थे तो उस समय में इस प्रकार की स्थिति है वो सामने आती थी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि रोम साम्राज्य में सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी थे। कौन कौन थे? सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। ये तीनों ही साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं, और जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध होता था। तो ये देखिए किसी भी सम्राट की सफलता उस समय में तब देखी जाती थी जब सेना पर उसका कितना नियंत्रण होता था, और जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम सामान्यतः उनके राज्य में गृह युद्ध के रूप में देखा जाता था। एक ऐसे वर्ष को छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे, पहली 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ, अपेक्षाकृत शांति बनी रही और सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशानुक्रम पर आधारित था। तो देखिए ये क्या कहते हैं कि जब सेना पर किसी शासक का सही नियंत्रण नहीं होता था तो उनमें आपस में लड़ाई झगड़े, वैर भाव ऐसे देखने को मिलते थे और गृह युद्ध भी देखने को मिलता था। लेकिन इसमें जो राजगद्दी पर बैठने का अधिकार है तो शासक की मृत्यु के बाद उसके परिवार में से ही एक व्यक्ति गद्दी पर बैठते थे, और शुरुआती जो 2 शताब्दियां हैं तब तक हमें कोई विशेष गृह युद्ध देखने को नहीं मिला था। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, यानी जो शासन है, राजा है, वो वंशानुगत होता था, और जो उसका पिता है उसके बाद उसका पुत्र और उसके बाद उसका पुत्र है वो शासन करते थे। इसके अलावा चाहे यह नैसर्गिक हो या ग्रहण किया हुआ या उत्तराधिकारी दत्तक, और सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी। अर्थात पिता के बाद उसका पुत्र, अगर पुत्र नहीं है तो उसके गोद लिया हुआ पुत्र या राजा द्वारा नामित जो व्यक्ति होता था वही राजगद्दी पर बैठने का अधिकार है वो रखता था, और सेना भी इस सिद्धांत को है वो इस सिद्धांत का समर्थन है वो करती थी।
अब हम देखते हैं उदाहरण के रूप में टिबेरियस, जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था। प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले ऑगस्टस का अपना कोई पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने उसे गोद लिया था। अर्थात ये बता रहे हैं कि रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था, प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले ऑगस्ट का पुत्र नहीं था, अर्थात ऑगस्ट के कोई पुत्र नहीं था। इस कारण से जो ऑगस्ट था, उस ऑगस्ट ने उस समय में है वो गोद ले लिया था। क्या ले लिया था? गोद। और प्रथम 2 शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध भी कम हुए थे, और उस समय में प्रथम 2 शताब्दियों में युद्ध भी कम हुए थे। ऑगस्टस ने टिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें और अधिक विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता था। वास्तव में ऑगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ था, और साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट ट्राजन ने 113 से 117 ईस्वी में चलाया, और जिसके द्वारा उसने फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने उन इलाकों को भी है वो छोड़ दिया था। तो यानी इस समय में अपन देख सकते हैं कि साम्राज्य की प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान है वो सम्राट ट्राजन का था, और उसने फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर निरर्थक बिना किसी अर्थ के ही कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने उस क्षेत्र को पुनः है वो छोड़ दिया था। तो देखिए, आप चित्र नंबर पेज नंबर 61 पे चित्र देख सकते हैं। रोम की फोरम जूलियस की दुकानें पुराने रोमन फोरम के विस्तार के लिए 51 ईसा पूर्व के बाद स्तंभों वाले इस चौक को बनाया गया था। गृह युद्ध दूसरे देशों से संघर्ष के ठीक विपरीत अपने ही देश में सत्ता हासिल करने के लिए किया गया सशस्त्र संघर्ष माना जाता था। अब देखिए, सम्राट ट्राजन का स्वप्न भारत की विजय। तो देखिए, तत्पश्चात भयंकर भूकंप से पीड़ित एंटीओक में सर्दियों के बाद में ट्राजन फरात नदी के रास्ते आगे बढ़ा और पार्थियन की राजधानी टेसीफोन तक चला गया, और फिर वहाँ फारस की खाड़ी के सिरे तक पहुँच गया। कैसियस लियो के अनुसार वहाँ पर वह भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को लालायित नज़रों से देख रहा था। चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जवान होता था। अर्थात सम्राट ट्राजन की भारत विजय के बारे में जो हमें एक जानकारी मिली है, अर्थात वो भारत को भी जीतना चाहता था। ट्राजन के काल की एक विशेष उपलब्धि यह रही थी कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से विकास हुआ था। यानी ट्राजन के काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही थी कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफ़ी विस्तार हुआ था, और इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में भी मिला लिया था। तो इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया था, और निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था। लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फरात नदी के पश्चिम में पड़ते थे, उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया था। ठीक है, प्रासंगिक तौर पर यह उल्लेखनीय है कि ये राज्य अत्यंत समृद्ध थे,
उदाहरण के लिए हेरोड के राज्य से प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस यानी 1,25,000 किलोग्राम सोना के बराबर आमदनी होती थी। और दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था और जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी है वो होती थी। तो देखिए उस समय में निकटवर्ती पूर्व के ऐसे राज्यों से ये भरा राज्य था, लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फरात नदी के पश्चिम में पड़ते थे उन्हें भी रोम के द्वारा हड़प लिया गया था। और प्रासंगिक तौर पर उल्लेखनीय है कि ये राज्य अत्यंत क्या थे, समृद्ध थे। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि हेरोड के राज्य से प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस यानी 1.25 किलो सोने के बराबर आमदनी होती थी। हेरोड के राज्य से कितनी, 1.25 किलो सोने के बराबर है वो, यानी 54 लाख दिनारियस जो चांदी की मुद्रा है उसके बराबर इनकी है वो क्या होती थी, इनकम होती थी। फिर देखो वास्तव में इटली के सिवाय जिसे उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था, साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बंटे हुए थे और उनसे कर वसूला जाता था। और वास्तव में उस समय इटली के सिवाय जिसे उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था, साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बंटे हुए थे और उनसे कर वसूला जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था, रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। यह सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनकी सहायता के लिए आज जैसी कोई सरकार नहीं थी। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव, जिनकी आबादी दूसरी शताब्दी के मध्य में लगभग 6 करोड़ तक पहुंच गई थी। तो इस प्रश्न का हम उत्तर साम्राज्य के शहरीकरण की खोज में है वो देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि उस समय में रोमन साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। रोमन साम्राज्य ने आसपास के राज्यों को अपने अधीन ले लिया था और अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया था और वहाँ से वे करों की वसूली करते हुए अपने साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास है वो कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को हैं वो मिलती हैं। धन्यवाद।